स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हम लोग वो ले लेते हैं। इनका जी। क्वेश्चन वही है, वैकेंसी को लेकर के ही है कि आगे जो है बहुत सारी वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली है। और मैं ये भी बोलूंगी कि कुछ ऐसे, मैं नाम किसी का भी नहीं मेंशन करूंगी इसमें, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बार बार बोल रहे कि एनआईएस डीएलएड का कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं बचा है और बस ये इसी तरह से मामला चलेगा और चलता जाएगा। तो हमने अपने तरफ से ये बात बता दी है कि रिव्यू में आप लोग को ओपन कोर्ट में आ जाना ये छोटी बात हो ही नहीं सकती। इसका एग्जाम्पल आपके पास डीएलएड और बीएड का है। लेकिन आप भी सर ये थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोगों की उम्मीद तो बंधी है, बाकी कुछ बच्चों की बंधी हुई है, हमारी पूरी तरीके से है कि हाँ इसमें कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन जो हल्का सा डिमोटिवेटेड हो रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं अभी होने वाली है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैम इसी में हम एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि रिव्यू पिटीशन में जब ओरल हियरिंग के लिए अलाउ किया गया था उसके बाद एक डेट मिला था, जो कि डेट उसके बाद से नहीं शो होता है। और अभी भी कमेंट में मैक्सिमम कमेंट यही है कि रिव्यू का डेट कब लगेगा। सर इसे भी क्लैरिफाई कर दीजिए। और रिव्यू में सर अलाउ होने के बाद रिव्यू का क्या प्रोसेस रहा उस पर सर थोड़ा डीपली ब्रीफ कर दीजिए सर। जी देखिए, जब से जयवीर सिंह का जजमेंट आया है, सभी लोगों के पास उसी दिन से दो ऑप्शन है कि या तो जो आपने 2 साल कोर्स किया है एनआईओएस के थ्रू डीएलएड का पैसा भरा है उसको भूल जाइए और अपनी जिंदगी को नई तरह से शुरू करिए, कहीं और कोर्स आके करिए और उसमें जुड़िए। एक तो ये ऑप्शन है कि आप डर के बेसिकली भाग जाइए कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमने सही किया, हमने सरकार की बात मानी, हमने पैसा दिया, बट ठीक है कोर्ट ने नहीं समझा तो नहीं समझा। कुछ इस तरह के लोग कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देखिए हमने जो किया, हमने किसी की अश्योरेंस पे किया, हमने अपना हार्ड अर्न उनको पैसा दिया, और हमने जब कोर्स किया तो हमें ये नहीं बताया गया कि रेगुलर कोर्स और हमारा कोर्स को किसी भी वजह से अलग माना जाएगा। और ऐसा कोई प्राइवेट कोर्स नहीं है कि किसी सरकार ने शुरू कर दिया और हमने ज्वाइन कर लिया, ये अल्टीमेटली एनसीटी अप्रूव्ड कोर्स है। तो चाहे आपको जीत मिले या ना मिले, लेकिन क्या आप अपने केस को आखिरी पड़ाव तक लेकर गए या नहीं। यानी कि हमारे हिंदू समाज में ये माना जाता है कि मोक्ष तभी मिलेगा जब आपकी अर्थी जो है वो फाइनली हरिद्वार तक पहुंचे। आपको लगे कि सिर्फ शमशान घाट तक पहुंच के हमारी जर्नी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज में तो ये माना जाता है कि शमशान घाट के बाद हरिद्वार गंगा मैया तक भी पहुंचना जरूरी है। इसी तरीके से एक एसएलपी के स्टेज के बाद रिव्यू पिटिशन का, क्यूरेटिव पिटिशन का प्रावधान संविधान में है। उस प्रावधान को आप कितना स्ट्रेटेजाइज करके आगे ले जा सकते हैं, कितना सोच समझ के ले जा सकते हैं, कितना बारीकी से ले जा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास दिवेश शर्मा का है। दिवेश शर्मा का एमएस भी आज तक डिसमिस हुई है, रिव्यू पिटिशंस भी डिसमिस हुई है, एक एमए को छोड़ के जो स्टेट ऑफ एमपी ने फाइल किया था। तो आप और उनमें सिर्फ आज की डेट में इतना फर्क है कि आप अपना एक एक कदम फूक फूक के ले रहे हैं। आपने जब रिव्यू लगाना था तो भी आपने उस पर सोचा समझा, पैसा खर्च किया, तो आपको एक उपलब्धि मिली। आप जो बाकी स्टेप ले रहे हैं, आपकी टीम वो भी एक एक स्टेप सोच के ले रही है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ पे जो हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं एसएलपी की स्टेज के बाद, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब एक प्लानिंग के साथ हो रही है। रिजल्ट कुछ भी हो उसकी ना मैं गारंटी ले सकता हूं, ना आपकी टीम गारंटी ले सकती है, ना सोनी जी गारंटी ले सकती है, ना कोर्ट गारंटी ले सकता है। हमारा अधिवक्ता का काम है केस को अच्छे से पुट करना। बट हाँ, जो जो हमने स्टेप लिया है, चाहे वो ट्रांसफर पिटिशन में नोटिस इश्यू कराने का हो, चाहे रिव्यू पिटिशन को ओपन कोर्ट हियरिंग में लाने का हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा आप किसी भी
किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अच्छे अधिवक्ता से पूछिए कि क्या ये आम बात है या ये विचित्र बात है। अच्छा, आपको पूछना ना हो तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि जिस जजेस ने रिव्यू पिटीशन की ओपन कोर्ट हियरिंग अलाउ करी, वो जब से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनकी आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कि उन्होंने कितने रिव्यू पिटीशन के ओपन कोर्ट हियरिंग को अलाउ किया हो। कितने? आपको अगर 5%, 5 भी चलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अगर 2% भी, यानी कि अगर एक जज के पास गए 100 केसेस, उन्होंने 2 केसेस में भी ऐसा किया हो, तो आपको इस स्टेप का महत्व समझ आ जाएगा कि ओपन कोर्ट रिव्यू पिटीशन में इस बेंच के थ्रू अलाउ कराना आम बात है, विचित्र बात है, यह बहुत ज्यादा विचित्र बात है। जब आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने सामने निकाल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको लगता है कि कोई अधिवक्ता सही गलत ओपिनियन दे सकते हैं, तो आप अपने आप सब लोग योग्य हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट आज हमारे से ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए आप ये फिगर्स निकाल के देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। एक चीज ये। दूसरा चीज ये, आपके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। जब बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उस टाइम पे अलग अलग राज्यों में बीएड का केस और डीएलएड का केस चल रहा था। उस टाइम भी किसी ने भी ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल के सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट लाने की सलाह या स्टेप नहीं लिया। अगर ऐसा उस टाइम पे लिया होता, किसको फायदा होता? आप लोग का पैसा बचता, एक बार में मैटर डिसाइड हो जाता। और आज तक भी कुछ राज्य हैं, खास करके जैसे एमपी, जहां पे फाइनलिटी अभी तक नहीं हुई है, कि इतना 1 साल का डिले बच जाता। अब इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान कुछ अधिवक्ताओं को है कि भाई अगर हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर हाईकोर्ट वाले अधिवक्ता कैसे वो करेंगे। बट हमारा जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य सही ओपिनियन देने का है, सही राह दिखाने का है। किसी को बेनिफिट होता हो या नॉन बेनिफिट होता हो, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। तो यही स्टेप अगर बीएड और डीएलएड मामले में लिया गया होता, तो इतनी सारी कार्रवाई जो अलग अलग हुई है वो बच जाती। और इसीलिए ट्रांसफर पिटीशन जब हमने सजेस्ट किया था, 90% लोगों ने अपने सोर्सेस के थ्रू इसको अपोज किया था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई होता ही नहीं है तो जज ने नोटिस क्यों इश्यू किया? तो जो रिजल्ट है वो अपने आप बोलता है।